सिलेक्शन की राहों में मैं एक वीडियो और ऐड कर रहा हूं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इस वीडियो से कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस वीडियो को मैं पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं विद प्रैक्टिस। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। साथियों, आज बात करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र की। मैप के द्वारा पूरा समझेंगे वीडियो। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप देख रहे होगे सिंधु नदी मार्ग। ठीक, सिंधु नदी मार्ग अगर आप देख रहे होगे तो इसके बारे में एक छोटी सी पहले बात बता दूं कि सिंधु नदी के बारे में 3 तंत्र होते हैं: सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। सिंधु नदी मार्ग की अगर बात कर लें तो ये पहले तो आप सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि सिंधु नदी आखिरकार कितने देशों में बहती है। तो आप एक देश देख रहे होगे जिसका नाम है चीन, ठीक है, और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। जम्मू कश्मीर का मतलब हो गया कि सिंधु नदी भैया इंडिया में होकर भी बहती है। अब इंडिया से जाकर ये जाकर गिर जाती है पाकिस्तान में, यहां पे कराची में। तो इससे ये पता चलता है भैया सिंधु नदी जो है वो इंडिया, चीन और प्लस पाकिस्तान 3 देशों में बहने वाली एक विश्व स्तर की नदी है। ठीक है, अब यहां से शुरू करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। सबसे पहले मैं आपको सिंधु नदी का एक फ्लो चार्ट बनाता हूं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में जब आप देखोगे तो सबसे पहले तो बेटा यहां पर मैं आपको बता दूं, एक वो पड़ता है, क्या नाम है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, और ये बेटा मानसरोवर झील जो है ना, ये पड़ती है तिब्बत में। कहां पे पड़ती है? तिब्बत में पड़ती है। तिब्बत आप सबको पता है चीन में पड़ता है, ये भी सब जानते हो। अब यहां पर एक ग्लेशियर है, क्योंकि कोई भी नदी है जो बड़े बड़े हिमखंड होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े एक प्रकार से हिमखंड होते हैं, जलखंड होते हैं, वहां से पानी जब पिघलता है वही बहता है, वही नदियों के रूप में प्रवाहित होकर सब जगह बहता है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सानो कैबाब। शानो कैबाब ग्लेशियर। अब ये जो सानो कैबाब ग्लेशियर है ये मानसरोवर झील तिब्बत के पास स्थित है। बहुत सारे लोग बताएंगे चेमा युंगडुंग, वो भी माना जाता है, लेकिन सानो कैबाब ग्लेशियर बिल्कुल फिक्स है। यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का जो नाम होता है बच्चे, ये जो नदी निकलती है इस नदी का नाम होता है सिंधु नदी। क्या नाम होता है? सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी इधर पड़ता है अरब सागर, अरब सागर में आकर ये गिरती है। जहां से नदी निकलती है उसको बोलते हैं उद्गम स्थान, और जहां पर नदी जाकर गिरती है उसको बोलते हैं मुहाना। ठीक है, तो एक प्रकार से ये जो नदी निकली, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सिंधु। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है सिंधु नदी, याद कर लेना आप सब। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात इसका यह पता चल गया कि सिंधु नदी उस ग्लेशियर से निकली, और ये जहां से निकली ये देश है चाइना, और भारत के रास्ते होते हुए ये भारत पूरा पड़ेगा, इंडिया, पाकिस्तान में जाकर गिर जाती है। ये चीज आपको पता चल गई। अब सबसे बड़ी बात, जो सिंधु नदी भारत में इंटर करती है तो यहां पर एक स्थान है जिसको बोलते हैं दमचौक। दमचौक, दमचौक नामक स्थान से बच्ची इंटर करती है, और जब ये भारत के बाहर से निकलती है तो इस वाली जगह का नाम है चिल्लास। तो 2 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से पता चल गए कि सिंधु नदी भारत में किस जगह से इंटर मारती है, दमचौक से, और भारत से बाहर निकलती कहां से? तो चिल्लास से। तो सिंधु नदी के बारे में यह बात आपको पता चल गई। ठीक है, अब ऊपर यहां पे पड़ता है एक सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर यहां पर। तो सियाचिन ग्लेशियर आपको मैं बता दूं विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। पाकिस्तान सेना ने इस ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था, तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को लतेड़ कर भेज दिया था और सियाचिन ग्लेशियर पर विजय प्राप्त की थी। और सियाचिन ग्लेशियर को जो बचाया था वो बचाया था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा। एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत, और ये ऑपरेशन मेघदूत जब चलाया गया था ये 1984 में।
तो इस प्रकार पाकिस्तान सेना को भगाया था भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर, सियाचिन ग्लेशियर जब युद्ध हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। साथियों, ये बोर्ड शुरू में खाली था, लेकिन धीरे धीरे एक एक रंगों से, एक एक पेन से भरता जाएगा और प्रश्नों का भंडार आपके सामने बन जाएगा। तो साथियों, ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को भारतीय सेना द्वारा सुरक्षित किया गया था। अब बात समझ लेना, सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी आती है, सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकल कर आती है और इस नदी का नाम होता है श्योक। तो इस प्रकार पेपर में मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि जहां से नदी निकलती है उसको बोलते हैं उद्गम, ओरिजिन पॉइंट। जहां पर नदी गिरती है उसको बोलते हैं माउथ, मुहाना। और जब कोई नदी आकर बड़ी नदी में मिलती है, छोटी नदी जब भी बड़ी नदी में आकर मिलती है तो उसको बोलते हैं सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी। तो श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है और श्योक नदी सिंधु नदी में एक प्रकार से दाएं तरफ आकर मिलती है, क्योंकि आप सब देख सकते हो जो सिंधु नदी है ये पश्चिम की तरफ बह रही है। जब पश्चिम की तरफ बह रही है तो ऊपर से आने वाली नदियां राइट साइड की होंगी और नीचे से जाकर मिलने वाली नदियां लेफ्ट साइड की होंगी। यह बात आपको यहां पर क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ी बात याद कर लेना, सिंधु नदी के राइट साइड पर ही लद्दाख की राजधानी स्थित है जिसका नाम है लेह। तो पेपर में सवाल आता है लेह सिंधु नदी के किस साइड स्थित है, तो लेह सिंधु नदी के दाएं तरफ मतलब राइट साइड स्थित है। यह प्रश्न भी आपको यहां पर क्लियर हो गया। क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चे, यहां पड़ता है हिमाचल प्रदेश का रीजन, हिमाचल प्रदेश का रीजन पड़ता है और यहां पर एक दर्रे का नाम होता है जिसको बोलते हैं बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। और बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। अब ये इंडिया की बात चल रही है। यहां से दो नदी निकलती है, एक नदी का नाम होता है चंद्र और एक नदी का नाम होता है भागा। चंद्र और भागा दो नदियां मिलकर निकलती हैं, छोटी छोटी नदियां होती हैं बड़ा लाचा दर्रा से, चंद्र और भागा। ठीक है, दोनों नदियां एक हो जाती हैं, दोनों नदियां एक हो जाती हैं और एक होकर ये बहती हैं, ये बहती हैं और जाकर ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और जब ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं तो इस जगह का जो एक प्रकार से नाम होता है उसको बोलते हैं मीठान कोट। मीठान कोट में जाकर ये नदी मिल जाती है और ये चंद्रभागा छोटी छोटी नदियां थी, दोनों आपस में मिलकर मीठान कोट पाकिस्तान में जाकर मिलती हैं। लेकिन इस नदी का नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चिनाब नदी, चिनाब नदी। और याद कर लेना, सिंधु की अगर सबसे बड़ी सहायक पूछी जाए, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, तो आप चिनाब याद रखिएगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया। सिंधु नदी में अब यह बात क्लियर हो गई, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब है जो भारत के हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रे से चंद्र और भागा दो छोटी नदियों से निकलती हैं और पाकिस्तान में मीठान कोट नामक जगह पर जाकर चिनाब नदी जाकर मिल जाती है। क्लियर है। सिंधु नदी में अभी राइट साइड से मतलब ऊपर की तरफ से और नदियां आकर मिलती हैं जो सिंधु की सहायक नदी होती हैं। जैसे मैं आपको यहां पर बता दूं, एक नदी का नाम है गिलगिट, गिलगिट नदी भी सिंधु की सहायक नदी होती है, याद कर लेना। गिलगिट के बाद बात आती है काबुल, कुर्रम, गोलम। फिर दूसरी एक नदी होती है काबुल, एक नदी होती है गोमल और एक नदी होती है कुर्रम। तो ये सारी की सारी सिंधु की सहायक नदियां होती हैं, सिंधु की जो ऊपर की तरफ से आकर मिलती हैं, मतलब एक प्रकार से राइट साइड से, दाएं तरफ से। लेकिन जो चिनाब नदी है वो बच्चे नीचे से जाकर इसमें मिलती है। ठीक है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर बात करेंगे तो चिनाब आता है। ठीक, तो चिनाब के बारे में इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात समझ लेना, जम्मू कश्मीर में एक यहां पे झील पड़ती है जिसका नाम होता है शेषनाग झील, शेषनाग झील। और यह शेषनाग झील बेटा कहां पर पड़ता है, तो याद कर लेना J&K, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। और शेषनाग झील से एक नदी निकलती है और उस नदी का जो नाम होता है वो होता है झेलम नदी, झेलम नदी। और ये जाकर मिलती है चिनाब में। ठीक है, ये जाकर मिलती है चिनाब में और चिनाब में उस जगह का नाम होता है झंग। झंग भी पाकिस्तान में जगह पड़ती है। और झेलम नदी, इस नदी का नाम लिख लेना झेलम,
झेलम नदी शेषनाग झील से निकलकर झंग नामक स्थान पर मिल जाती है। अगर आपसे कह दिया जाए झेलम नदी का उद्गम बिंदु बताओ, शेषनाग झील, झेलम नदी का मुहाना बताओ, चिनाब नदी में झंग नामक स्थान जो पाकिस्तान में पड़ता है। अब इससे यह पता चलता है चिनाब नदी जाकर मिली है सिंधु में, लेकिन झेलम नदी जाकर मिली है चिनाब में। इससे यह क्लियर होता है चिनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन जो झेलम सहायक नदी है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है, झेलम चिनाब की सहायक नदी है। क्लियर है? 3 नदियां आपको यहां पर क्लियर हो गई। अब बहुत अच्छे से सिंधु, झेलम, चिनाब, इसके बाद बात आएगी रावी की। तो जब रावी की बात आएगी तो यहां पर हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है रोहतांग, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, और यहां से एक नदी निकलकर जाती है और उस नदी का नाम होता है रावी। क्या नाम होता है? रावी। तो रावी नदी भी जाकर किस में मिल जाती है? रावी नदी भी जाकर चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। क्लियर है? तो ये 4 नदियां आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक, जो रावी नदी जाती है कुल्लू पहाड़ी से होकर जाती है, कुल्लू की पहाड़ियों से होकर जाती है। कौन सी? रावी नदी, याद कर लेना। झेलम की अगर बात करें तो झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर की राजधानी आपने सुना होगा श्रीनगर, वो स्थित है। जैसे लेह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। श्रीनगर किस नदी किनारे? झेलम। और भारत की सबसे मीठे पानी की झील की बात करें, ताजे पानी की झील की बात करें, उसका नाम है उलर। तो उलर झील बेटा किस नदी पर? तो उलर झील याद कर लेना झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे यहां पर एक प्रकार से झील पड़ती है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के पास नीचे पड़ता है राकसताल झील, राकसताल झील। और राकसताल झील भी तिब्बत वाले इलाके में, क्योंकि ये चाइना का बॉर्डर है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। मैंने खुद मैप बनाया है, एक प्रश्न अभी बिल्कुल खाली था, अब आपको एक एक चीज भरती जा रही है। राकसताल झील से एक बेटा बहुत अच्छे से याद कर लेना, एक नदी निकल कर आती है और इस नदी का नाम होता है, बहुत अच्छे से याद कर लेना, और यह नदी होती है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। तो इससे यह पता चला कि सिंधु नदी भी भारत के बाहर से निकल कर आई थी और सतलज नदी भी भारत के बाहर से निकलकर आई है और चीन से निकली है। चीन में जो राकसताल झील है वहां से निकली है, भारत के रास्ते होकर पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाकर ही मिल गई। इससे यह पता चला चिनाब नदी में झेलम मिली है, रावी मिली है और सतलज मिली है। ठीक है, यही हिमाचल प्रदेश में एक बेटा ब्यास कुंड स्थित है। क्या स्थित है? ब्यास कुंड, ब्यास कुंड। और ये जो ब्यास कुंड है बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, लेकिन एक सवाल मैं आपको और बता दूं, जैसे चिनाब नदी सिंधु नदी भारत में जब प्रवेश कर रही थी तो जगह का नाम था दमचौक, उसी प्रकार जब सतलज नदी भारत में प्रवेश करेगी तो यहां पर एक दर्रे का नाम होगा सिपकिला दर्रा। तो पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि बेटा सतलज नदी का प्रवेश भारत में किस दर्रे से होकर होता है? सिपकिला दर्रे से सतलज नदी आकर भैया चिनाब में मिल जाती है। फिर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ब्यासकुंड, और ब्यासकुंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है क्या? आप सबको पता होगा, ब्यास नदी, ब्यास नदी। और ये आकर बच्चे यहां पर मिलती है और इस जगह का नाम होता है पंजाब। पंजाब में आकर भैया सतलज नदी में मिल जाती है ब्यास। तो इससे यह पता चला सिंधु नदी की सहायक नदी है चिनाब, चिनाब की सहायक नदियां झेलम, रावी, सतलज, लेकिन जो ब्यास नदी है वो जाकर मिलती है किसमें? सतलज नदी में। इससे यह पता चला एकमात्र नदी है जो ब्यास, जो भारत से निकली और भारत में के पंजाब में ही समा गई। और जितनी आप नदियां देख रहे हो, पहले तो तिब्बत से निकली सिंधु, भारत के रास्ते होकर पाकिस्तान गई, सतलज नदी तिब्बत से निकली, भारत के रास्ते होकर पाकिस्तान गई, झेलम, चिनाब, रावी सब भारत से निकली और जाकर पाकिस्तान में जाकर मिली, लेकिन एकमात्र नदी ब्यास जो भारत से निकली और भारत में ही मिल गई। लेकिन जब पंजाब में मिलती है तो इस जगह का नाम होता है हरिके बजाज, इस जगह का नाम होता है हरिके बजाज। अब
हरिके बैराज या बजाज, कुछ भी आप बोल लो। बैराज का मतलब आप समझ सकते हो एक डैम हो सकता है, ठीक है। हरिके बजाज, हरिके बजाज कपूरथला पंजाब में पड़ता है। सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हरिके बजाज से एक नहर निकाली गई है, हरिके बजाज से एक नहर निकाली गई है, कैनाल, और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है बेटा? इंदिरा गांधी नहर, ठीक। और ये जो इंदिरा गांधी नहर है ना, ये पंजाब में बहती है, साथ में राजस्थान में बहती है, और सबसे बड़ी बात, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहरों में से एक मानी जाती है, जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। और याद कर लेना, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। तो इस प्रकार रहा ये नदियों का पूरा ब्यौरा। क्लियर है? तो आप बड़े प्यार से इसको बता सकते हो, ठीक है। तो ये सारी नदियां मैंने बता दी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पूरा का पूरा क्रम आपको तैयार हो गया है। आप बता सकते हो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, बड़ी सहायक नदी, उसका नाम है चिनाब। और ब्यास किसकी सहायक नदी है? सतलज की एकमात्र नदी जो भारत से निकली, भारत में ही रह गई, ब्यास। बाकी आप सबको पता हो गई कि जो सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी है, चिनाब है। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं, इन नदियों के प्राचीन इतिहास में नाम भी पूछे हैं। जैसे झेलम को प्राचीन काल में वितस्तता के नाम से जानते थे, चिनाब को बेटा अस्किनी के नाम से जानते हैं, अस्किनी के नाम से, ठीक है। फिर ब्यास को बिपाशा के नाम से जानते हैं, रावी को परशुणी के नाम से जानते हैं, और सतलज को सतद्री के नाम से जानते हैं, सतद्री। तो प्राचीन काल में इन नदियों के ये नाम बोले जाते थे, आज के टाइम पर ये नाम बोले जाते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ये नाम बोले जाते थे। तो सारे के सारे नाम हमने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए। अब मेरे प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से बात समझ लेना, जो सिंधु नदी है, मैं अगले पेज में बात करता हूं जो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी, यहां पे कुछ प्रश्नों को मैं डिस्कस कर लेता हूं। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी आपको मैंने बताया 3 देशों में बहती है, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ठीक है। अब ये जो सिंधु नदी है मेरे प्यारे बच्चे, इसकी अगर मैं तीनों देशों की लंबाई बात करता हूं कि तीनों देशों में ये कितनी लंबी है, तो आप बता सकते हो 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की टोटल लंबाई है, ठीक। लेकिन अगर मैं बात कर लूं कि सिंधु नदी सिर्फ और सिर्फ भारत में कितनी बहती है, तो भारत में याद कर लेना 1114 किलोमीटर। क्लियर है? याद कर लेना। सिंधु नदी के नाम पर भारत के 2 नाम रखे गए। एक तो नाम रखा गया भैया इंडिया, इंडिया क्योंकि सिंधु नदी को इंडस इंडस कहा जाता था, तो इंडस नदी के नाम पर इंडिया नाम पड़ गया। दूसरा बच्चे, सिंधु नदी के नाम पर ही भारत का नाम हिंदुस्तान रखा गया। अब तुम कहोगे सर हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? तो बेटा जितने भी एक प्रकार से आर्य लोग आए थे, वो लोग सा को हा पढ़ते थे, शाह की जगह हा पढ़ते थे, तो वो सिंदूर की जगह हिंदू बोलने लगे, हिंदू बोलने लगे, तो उससे नाम पड़ गया हिंदुस्तान। तो इस प्रकार सिंधु नदी के ये प्रश्न आप याद कर लेना। फिर प्रश्न आता है, सिंधु नदी जो बहती है वो किन 2 पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है? तो याद कर लेना, एक लद्दाख श्रेणी और प्लस जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में नदी बहती है जिसका नाम है भैया सिंधु नदी, ठीक है। 2 श्रेणियों के बीच में ये बहती है। तो इस प्रकार सिंधु नदी के बारे में इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से बात समझ लेना, सिंधु नदी को लेकर विवाद भी रहा, इसीलिए एक हुआ सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। और सबसे बड़ी बात, सिंधु नदी को लेकर विवाद क्या रहा कि सिंधु नदी का पानी हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे। और यह विवाद जो हुआ वो 2 देशों के बीच में हुआ, इंडिया प्लस पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए समझौता कराना पड़ा, और यह समझौता हुआ 1960 में। और इस समझौते को कराया किसने? तो याद कर लेना, वर्ल्ड बैंक। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो, जैसे तुमसे आ जाता कि सिंधु जल समझौता किसने कराया, तुमको लगेगा भाई कोई नदी वाली संस्था ने कराया होगा, लेकिन जबकि रियलिटी में विश्व बैंक ने कराया था। सिंधु जल समझौता की बात बता दें, जो सिंधु की ऊपर की 3 नदियां हैं, जो क्रम से अगर आप पढ़ते हो तो आप देख सकते हो, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये 3 नदियां जो ऊपर की हैं, ठीक है। और उसके बाद 3 नदी नीचे की हैं, रावी,
व्यास और सतलज। तो 3 नदी ऊपर की, 3 नदी नीचे की, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो सिंधु झेलम चिनाब है, इसमें यह समझौते में निर्णय निकला कि इन नदियों का जो 80% पानी है, 80% पानी पाकिस्तान के द्वारा उपयोग किया जाएगा और 20% पानी भारत के द्वारा उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और पाकिस्तान इन नदियों का रास्ता प्रभावित नहीं कर सकता, जबकि इन 3 नदियों का 80% पानी भारत प्रयोग कर सकता है और 20% पानी पाकिस्तान प्रयोग कर सकता। और इसमें यह भी कहा गया कि इन नदियों का पानी बच्चे भारत प्रभावित कर सकता है, जो रास्ता बहता है उसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, एक चीज, ये चीज आपको सिंधु जल समझौता में याद कर लेना है और क्रम से याद रखोगे, बहुत अच्छा। अब एक वर्ड और आता है जिसको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां, किसी बच्चे को यह लगेगा कि पूर्ववर्ती नदियां तो हम लोग उसको कहते हैं जो नदियां पूरब की ओर से बहती हैं, जबकि पूर्ववर्ती नदियां हम उन्हें कहते हैं, यहां पे लिख लेना, वे नदियां जिनका उत्थान हिमालय के पहले हुआ हो, हिमालय के निर्माण के पहले हुआ हो। कहने का मतलब ऐसी नदियां जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से पता चल रही हो, पहले से बह रही हो, तो उनको पूर्ववर्ती नदियां बोलती है। अब पूर्ववर्ती नदियों में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 नदियां तो तुमने सिंधु नदी तंत्र में पढ़ ली, एक सिंधु, एक सतलज, और एक नदी और है जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ये ऐसी 3 नदियां हैं जो पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। गंगा नदी पूर्ववर्ती नदियों में नहीं आती है, याद कर लेना। तो इतनी पूरी जो जानकारी थी हमारी, वो था सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अब सबसे बड़ी बात हम आपको जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्रश्न, कि आपने कितना सीखा इस टॉपिक को। ठीक है, हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इससे बाहर एग्जामिनर एक सवाल नहीं पूछ सकता, मन से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। निम्न में कौन सी हिमालय पार की नदियां हैं? हिमालय पार की नदियां का मतलब जो पूर्ववर्ती नदियां, तो आपको मैंने पहले बताया, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? सिंधु, क्योंकि चिनाब निकली हिमाचल प्रदेश से, रावी निकली है कहां से? हिमाचल प्रदेश से। महानदी वो तो इंडिया की है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? भारत में किसका उद्गम नहीं है? सतलज, क्योंकि राकसताल झील तिब्बत से निकली है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी का, भाई ग्लेशियर तो दिया नहीं, तो आप मानसरोवर झील को आंसर लगा दोगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो मैंने बताया सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी चिनाब है। सतलज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थान चाइना में राकसताल झील के पास था। अगला, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश से बेटा ब्यास भी बहती है, चिनाब भी बहती है, रावी भी बहती है, सतलज भी उसी रास्ते से होकर बहती है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? मैंने आपको बताया जो झेलम नदी है उस पर श्रीनगर शहर स्थित है, साथ में भारत की सबसे मीठे पानी की झील उलर झील भी। एक चीज प्रश्न याद कर लेना, किशन गंगा बेटा झेलम नदी की सहायक नदी है। अगला, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय नदियों का क्रम बताओ। तो ऊपर से जब आओगे तो सबसे पहले आपको स्योक मिलेगी, फिर झेलम मिलेगी, ठीक है, फिर आपको ब्यास मिलेगी, फिर आपको सतलज मिलेगी। तो यहां पर थोड़ा सा गलत हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा। तो स्योक, फिर उसके बाद झेलम, जो यहां पर ब्यास है ना, ब्यास के बाद सतलज लगेगा। इसके बाद बेटा भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर। अगला, लेह कहां स्थित है? तो लेह आपको बताना है सिंधु नदी के लेफ्ट साइड था कि राइट साइड था? बेटा सिंधु नदी के राइट साइड, मतलब दाएं तट पर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी पर है? झेलम नदी पर। अगला, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? मैंने बताया 7 से सतलज, 7 से सिपकिला। ब्यास नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? ब्यास नदी मैंने बताया हिमाचल प्रदेश ब्यास कुंड से निकलती है और पंजाब में जाकर भैया समाप्त होती है। तो बी और सी इज द करेक्ट आंसर इसका लगेगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, अस्किनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अस्किनी बेटा चिनाब का प्राचीन नाम था। किस नदी को मध्य एशिया में मृत्यु की नदी बोलते हैं? तो यह प्रश्न याद कर लेना, मृत्यु की नदी बेटा श्योक नदी को कहा जाता है। ठीक है,
इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे बैच इसी तरह पूरी ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी का स्पेशल बैच है त्रिशूल 5.0 बैच के अंतर्गत, पूरा रिकॉर्डेड है और जो बच्चा चैप्टर है वो लाइव के माध्यम से खत्म है, लाइफ टाइम एलिट साथ 399 में आप ले सकते हो। और अगर आप हमारे साथ ज्योग्राफी के साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो त्रिशूल 5.0 है, इस पे आप कूपन कोड लगा सकते हो। कूपन कोड है RAM50, RAM50। 1250 में पूरी जीके आप लाइफ टाइम तक पढ़ सकते हो। विश्वास मानिएगा, जीके में आप मास्टर बन जाओगे। साथियों, बैच मिलेगा कहां पर? गूगल प्ले स्टोर में फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। यहां पर जाइएगा, त्रिशूल बैच आपको इंतजार कर रहा है, आपको मिल जाएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि सर आप कोई बुक सजेस्ट कर दो जिससे हम जीके तैयार कर लें, तो पूजा पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, पूरी इंक्लूड है और ये आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। आप पूजा पब्लिकेशन सामान्य ज्ञान जीके डालिएगा, मिल जाएगा। साथियों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस तरह के टॉपिक पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मैं आप अपने टॉपिक लिखिएगा, उस पर इस तरह के वीडियो बना दूंगा। सिलेक्शन की राह पे मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, बहुत ही कम समय में पूरे टॉपिक का निचोड़ कर दूंगा। आप कमेंट करके बताइएगा अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप हमारी पूरे जीके की क्लास को कवर करने के लिए शाम 7 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें। शाम 7 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें, जिसमें मैं आपको पूरी जीके फुल टू पढ़ा रहा हूं। साथियों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।